डन। ओके। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग बहुत 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 स्वागत है आप सब लोगों का आज के सेशन में। एंड आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। यस, हाँ जी भाई लोग, मेरी आवाज सब तक आ रही है क्या? क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी, प्लीज मुझे बताएं। यस, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी भाई। हाँ जी, बच्चे कह रहे हैं सर पार्टी। यार पार्टी के लिए मैंने सबको इनविटेशन दिया था। मैं तुम्हारी क्लास में खुला बोल के गया था, जिस जिसको पार्टी चाहिए बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर तक पहुंच जाए, आना जाना आपका, खिलाना पिलाना हमारा। राइट, अब आप लोग आए नहीं यार, मैंने तो बहुत वेट किया, मैंने तो बहुत ज्यादा वेट किया तुम सारों का, पर तुम लोग आए नहीं यार। अब आए नहीं तो बताओ मैं क्या करता है? आना तुम्हारा काम था, खिलाना पिलाना हमारा काम था, तुम आए नहीं भैया। राइट, ओके। गोलू सर ने सबको बुलाया था, ऐसा नहीं है गोलू सर ने किसी को इग्नोर किया। राइट, ये नहीं कह सकते हो आप लोग। ओके, हाँ जी सर, शादी कब कर रहे हो? बेटा चिंता मत करो, जब करेंगे जब सबको बता देंगे, सबको पता चल जाएगा। ओके, बहुत बहुत गोलू सर को प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम भाई हमारी तरफ से भी। यस, चलो आज चाहिए पार्टी। तो यार देखो, आज तो जन्माष्टमी है, शाम को पूजा वूजा होगी, बट कोई बात नहीं, चलो तुम लोग भी आ जाओ। तुम लोग आज शाम को आ जाना, ठीक है? आज शाम को मैं वेट करता हूं बुर्ज खलीफा पे, तुम लोग आ जाना, हम काम कर लेंगे। ओके, चलिए। हाँ भाई, बाल वाल कटवा लिए यार, बर्थडे था, मम्मी जी ने बोला कि थोड़े बेटर लगना सीख लो, ऐसे कैसे खोए खोए से बुड्ढो जैसे हो रहे हो। तो फिर भाई हेयर कट वेयर कट कराना पड़ता है ना, है ना? मम्मी की डांट से भाई सबको डर लगता है, तुम लोगों को भी डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। राइट, हमारे पापा को भी डर लगता है। तो मम्मी से पंगा नहीं लेने का। यस, थाला फॉर अ रीजन। ओके, चलिए जी, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। डन है? चलो बहुत बढ़िया। आप कितनी शादी करोगे? क्या बात है जख्मी छोरा, भाई क्यों बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है? मतलब कोई तो क्या इस बात का, बट कोई बात नहीं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कक्षा के बारे में बातचीत। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कक्षा के बारे में बातचीत। तो बेटा जी, हम आ गए हैं केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 7 पर। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग बेटा पहले तो वीबीटी की सीमाएं देखेंगे, ठीक है? हम सिग्मा बंद पाया बंद के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद वीबीटी की सीमाएं देखेंगे कि वीबीटी कैसे खत्म होगा, कहां खत्म होगा, क्यों खत्म होगा। जब वीबीटी फेल हो जाएगा, लुइस का नियम भी फेल हो गया बॉन्ड बनाने वाला, वीबीटी भी फेल हो गया, तो जब वीबीटी फेल हो जाएगा तो हम चलेंगे फाइनली अगले टॉपिक पे। और अगला टॉपिक है आप सबका फेवरेट, इस चैप्टर की हाईलाइट, जिसे कहते हैं संकरण, इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हम संकरण निकालना सीखेंगे, और संकरण निकालने के बाद इसकी हेल्प से अणुओं की ज्यामिति और आकार के बारे में बात करेंगे। अणुओं की ज्यामिति एवं आकार के बारे में बात करेंगे। सही है जी? तो पहले हम ये बताएंगे कि हमने एक नया मेथड सीखा था, कक्षकों का अतिव्यापन, और हमने देखा था कि बॉन्ड उससे बनते हैं। और मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि वीबीटी के अनुसार अणुओं के अंदर जो रासायनिक आबंध हैं, जो सहसंयोजी आबंध हैं, वो शुद्ध कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। परंतु आज मैं आपको बताऊंगा कि शुद्ध कक्षकों का अतिव्यापन भी गड़बड़ है, वो भी सही नहीं है। तो जब शुद्ध कक्षकों का अतिव्यापन सही नहीं है, तो फिर कौन सा अतिव्यापन सही है, उस पर आज बात करने की कोशिश करेंगे। और फिर से उस जद्दोजहद में जाएंगे कि क्या जो आज पढ़ रहे हैं, क्या वो फाइनली सही है कि नहीं है। यस अनुज बेटा, अगली क्लास में वीएसीपीआर शुरू हो जाएगा, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही। आइए शुरू करते हैं, ठीक है? आपने वॉच किसको गिफ्ट कर दी? नहीं भाई दीपांशु, किसी को गिफ्ट नहीं करी भाई, मेरे पास ही है। बस मुझे ना ये एसेसरीज वगैरह उतनी समझ नहीं आती, तो कहीं बाहर जाओ तो पहन लो, हाथ में से घड़ी घड़ी चुभती सी रहती है यार, कड़ा भी उतार देता हूं मैं तो पढ़ाते हुए। राइट, ठीक है, चलिए जी ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक एक करके स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को। बहुत इंटरेस्ट से सुनिएगा, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है? चलो सुनील बेटा, नहीं सारे ओवरलैप की स्ट्रेंथ बराबर नहीं होती, मैं बताता हूं ओवरलैप का क्या होता है, पर जो ओवरलैप अच्छा उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छा। तो ओवरलैपिंग का सामर्थ्य, बंद का सामर्थ्य, सेम बात, पर अतिव्यापन में किसका सामर्थ्य ज्यादा, किसका सामर्थ्य कम, वो हम सीखते हैं।
ठीक है, चलिए आइए ध्यान से देखें, आइए भाई ध्यान से देखें आज की कक्षा की बातें। तो पहले मुझसे जल्दी से सुन लो, मैं एक बार एक रिवीजन सा करवा देता हूं। मैंने आप लोगों को यह बताया था बेटा कि अतिव्यापन दो प्रकार का होता है। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अतिव्यापन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सिग्मा आबंध, एक होता है पाई आबंध। अतिव्यापन जो है ये दो प्रकार का होता है, एक है सिग्मा आबंध और एक है पाई आबंध। ठीक है जी, मैंने आपको बोला था सिग्मा आबंध बनता है बेटा अक्षीय अतिव्यापन से। सिग्मा आबंध बनता है अक्षीय अतिव्यापन से और पाई आबंध बनता है समांतर अतिव्यापन से। इस बात को समझें, सिग्मा आबंध तो बनता है अक्षीय अतिव्यापन से और पाई आबंध बनता है समांतर अतिव्यापन से। ठीक है, वो एक्सियल ओवरलैप, ये पैरेलल ओवरलैप। मैंने आपको यह बताया था कि अगर आप इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा अक्षीय अतिव्यापन जो है, अक्षीय अतिव्यापन जो वो समांतर अतिव्यापन से ज्यादा बेहतर होता है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अक्षीय अतिव्यापन जो है वो समांतर अतिव्यापन से ज्यादा बेहतर है। यानी कि हम ये बोल देंगे कि सिग्मा आबंध का सामर्थ्य पाई आबंध से क्या है, ज्यादा। सिग्मा आबंध का सामर्थ्य पाई आबंध से क्या है, ज्यादा। ये बात तो हमको पता ही है। अगर सिग्मा आबंध का सामर्थ्य पाई आबंध से ज्यादा है तो हम बोलेंगे इस चीज के अंदर अक्षीय समांतर से ज्यादा है। हमें यह पता है कि सिग्मा का सामर्थ्य पाई से ज्यादा है। बट मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जो सिग्मा आबंध है ना, ये तीन तरीके से बन सकता है, या तो एसएस के अतिव्यापन से, या एसपी के अतिव्यापन से, या पीपी के अतिव्यापन से। इसी तरह जो पाई आबंध है वो भी तीन तरीके से बन सकता है आपके कोर्स में, पी और पी के अतिव्यापन से, पी और डी के अतिव्यापन से, डी और डी के अतिव्यापन से। हां जी, हम बोलते हैं जब पी और पी के अतिव्यापन से कोई पाई आबंध बनता है तो उसे कहते हैं पी पाई आबंध। जब पी और डी के अतिव्यापन से बनता है उसे कहते हैं पी पाई आबंध। और जब डी और डी के अतिव्यापन से बनता है उसे कहते हैं डी पाई आबंध। हमारे कोर्स में डी पाई ज्यादा नहीं है, पी पाई आएगा, पी पाई आएगा। मैं सिखाऊंगा अभी कि किसी अणु में कैसे चेक करते हैं कि पी पाई कौन है और पी पाई कौन है। बात करेंगे उस बारे में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीजें आपने देखी हैं तो हमें सिग्मा पता है इन तीन तरीकों से बन सकता है, हमें पाई पता है इन तीन तरीकों से बन सकता है। आपको ये समझ में आया कि पीपी अतिव्यापन दो तरीके से हो सकता है, अक्षीय भी और समांतर भी। इतनी बात सही है ना दोस्त? ठीक है, अगर इतनी बात दोस्त बिल्कुल बढ़िया है, अगर इतनी बात बिल्कुल सही है तो अब मैं कहता हूं सिग्मा यहां भी बन रहा है, सिग्मा यहां भी बन रहा है, सिग्मा यहां भी बन रहा है, पर इन तीनों में सबसे अच्छा सिग्मा कौन सा बन रहा है? इसी तरह पाई यहां भी बन रहा है, पाई यहां भी बन रहा है, पाई यहां भी बन रहा है, पर इनमें सबसे बढ़िया पाई कहां बन रहा है? तो हमें सिग्मा आबंध के केसेस में भी यह सामर्थ्य देखना होगा कि कहां बढ़िया सिग्मा, कहां कमजोर सिग्मा। हमें पाई के सामर्थ्य में भी ऑर्डर देखना होगा, कहां बढ़िया पाई, कहां कमजोर पाई। तो ध्यान से बातों को समझिएगा। हमारा अगला टॉपिक है अतिव्यापन की सीमा, या फिर हम बोले अतिव्यापन का सामर्थ्य। अतिव्यापन का सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। हम बोलते हैं जहां अतिव्यापन बहुत अच्छा होगा वहां आबंध भी बहुत अच्छा बनेगा। यह बात आप मानते हैं ना?
जितना बढ़िया अतिव्यापन होगा, जितना स्ट्रॉन्ग अतिव्यापन होगा, उतनी बढ़िया कक्षकों की एक दूसरे के साथ में पकड़ होगी, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। मानते हो क्या ये बात? जितना स्ट्रॉन्ग अतिव्यापन उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये बात आप मानते हैं? तो हमने बोला कि अतिव्यापन का सामर्थ्य जो है अतिव्यापन का सामर्थ्य जो है ये समानुपाती है आबंध सामर्थ्य के। ठीक है, अतिव्यापन का सामर्थ्य जो है ये समानुपाती है आबंध सामर्थ्य के, है ना। जहां अतिव्यापन बढ़िया वहां आबंध बढ़िया। तो इसमें यदि मैंने सिग्मा बॉन्ड का सामर्थ्य देखा, यदि मैंने सिग्मा बॉन्ड का सामर्थ्य देखा, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सबसे अच्छा होता है पीपी सिग्मा बॉन्ड, फिर होता है एसपी सिग्मा बॉन्ड, फिर होता है एसएस सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सबसे बढ़िया सिग्मा बॉन्ड होता है पीपी वाला, फिर होता है एसपी वाला, फिर होता है एसएस वाला। हम ऐसा कहते हैं जहां ज्यादा एरिया, जहां ज्यादा क्षेत्रफल कवर होगा कक्षकों के अतिव्यापन पे, वो अतिव्यापन ज्यादा बढ़िया होगा। तो आप ध्यान से देखें, ये एक पी कक्षक, ये दूसरा पी कक्षक, इतना एरिया कवर हुआ। ये आपका एस है और ये आपका पी है, यहां इतना एरिया कवर हुआ। और ये आपका एस है और ये आपका एस है, यहां इतना एरिया कवर हुआ। तो हम लोग टेक्निकली अगर देखें तो सबसे ज्यादा यहां कवर होगा ना। मतलब अगर आप माने ये एक 2p है, ये एक 2p है, तो 2p 2p सबसे बढ़िया। ये है 2s और 2p, ये है 2s और 2s। तो अगर कोश संख्या सेम है तो हम बोलेंगे 2p 2p अतिव्यापन सबसे अच्छा है, फिर 2s 2p अतिव्यापन है, और सबसे कमजोर है 2s 2s अतिव्यापन। 2s 2s अतिव्यापन। अगर इस तरीके की बात है तो हमने बोला पीपी अतिव्यापन सबसे अच्छा, देन एसपी अतिव्यापन, देन एसएस अतिव्यापन। सबसे बढ़िया पीपी अतिव्यापन, फिर एसपी अतिव्यापन, फिर एसएस अतिव्यापन। इसी तरह यदि मैंने पाई बॉन्ड का सामर्थ्य देखना चाहा, इसी तरह यदि मैंने पाई बॉन्ड का सामर्थ्य देखना चाहा तो वो क्या होगा? तो पाई बॉन्ड का सामर्थ्य में क्या होता है? डी पाई की तो हम बात नहीं करते। हम ये बोलते हैं कि डी कभी भी 2D नहीं होता, हमेशा 3D होता है, हमेशा 3D होता है। तो हम ये बोलेंगे कि 2p पाई 3D पाई ये हमेशा बेहतर होगा। मतलब आप एक ओवरऑल ऑर्डर सुन लो, हम बोलते हैं सबसे बढ़िया होगा 2p पाई 2p पाई, ठीक है, फिर होगा 2p पाई 3D पाई, फिर होगा 2p पाई 3p पाई, उसके बाद में लास्ट में आएगा 3p पाई 3p पाई। ध्यान से देखिएगा, 2p पाई 2p पाई, फिर 2p पाई 3D पाई, फिर 2p पाई 3p पाई, और लास्ट में 3p पाई 3p पाई। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। क्यों? आप देखो 2p पाई 2p पाई कैसा होगा? पाई बॉन्ड में ऐसा होगा, ये 2p पाई, ये एक और 2p पाई, ये हमने बोला ऐसे, ठीक है। 2p पाई 3D पाई कैसा होगा? ये है 2p पाई, 3D पाई होगा थोड़ा सा साइज में बड़ा, क्योंकि कोश बड़ा है ना, ठीक है। अगर हम बोले 2p पाई 3p पाई तो ये होगा ऐसा, ये 2p पाई, ये 3p पाई। अच्छा, अगर 3p पाई 3p पाई देखना है तो वो होगा ऐसा। तो ध्यान से देखें, ये है 2p पाई 2p पाई, क्योंकि दोनों छोटे साइज के हैं, समांतर अतिव्यापन। ये है 2p पाई 3D पाई, ये p है और ये d, और d थोड़ा बड़े साइज का है। ये है 2p पाई 3p पाई, और ये है 3p पाई 3p पाई। ध्यान से देखो ये चीज,
हाँ जी, तो ये हमारा है क्रम, ये है पाई बॉन्ड का सामर्थ्य, ये है सिग्मा बॉन्ड का सामर्थ्य कि सिग्मा सबसे बेहतर पीपी वाला बनता है, फिर एसपी वाला बनता है, फिर एसएस वाला बनता है। हम इसको लिख भी देते हैं, 2p सबसे अच्छा, फिर आपका 2s2p, फिर आपका 2s2s, और ये आपका नीचे वाला है पाई बॉन्ड का सामर्थ्य, ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड, नीचे वाला पाई बॉन्ड। समझ में आई क्या बात? तो हमने बोला अतिव्यापन में ये सिग्मा और ये पाई, सिग्मा और पाई अक्षीय और समांतर से बनते हैं, ये बात हमको पता थी, ये बात हमको पता थी, ये जानकारी मैंने नहीं ऐड करी। अगर ये आपको पता है तो आपका सिग्मा और पाई के बारे में सारी बातें क्लियर है। सिग्मा पाई से प्रबल होता है, सिग्मा में अतिव्यापन बेहतर होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी बातें हमें देखनी है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, यस प्लीज ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, हाँ भाई प्लीज ध्यान से देखें। यस, नहीं बेटा, चौथा पांचवा छठा कोश नाक के बराबर ही काम आता है। हाँ जी, ठीक है। भाई मैं दुबई से हूं नहीं, बट घूमने चला जाता हूं। हाँ जी, दुबई से हूं नहीं, बट घूमने चला जाता हूं, तो इसीलिए ये सब है। ठीक है, ओके। अच्छा, कल के होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे क्या? एक सेकंड रुकना, देखता हूं। कल के होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे क्या? रुकना एक सेकंड, देखता हूं। कल के होमवर्क के सवाल मुझे देखने होंगे। एक तो मैंने ClF3 वाला क्वेश्चन दिया था, ClF3 कौन सी उत्तेजित अवस्था में बनता है, राइट? हाँ जी, एक तो ClF3 वाला सवाल था, तो सुनिए ध्यान से। ClF3 में मैंने बोला था ये यौगिक क्लोरीन की कौन सी उत्तेजित अवस्था में बनेगा। सही है, अगर कौन सी उत्तेजित अवस्था में बनेगा तो आप ध्यान से देखिएगा। हम बोलेंगे क्लोरीन का विन्यास होता है 3s2 3p5। अगर 3s2 3p5 होता है तो ये है 3s, ये है 3p, 1 2 3 4 5, ये है, और ये है 3d, 1 2 3 4 5, ये है पूरा का पूरा रिक्त। और बेटा ये है आपकी मूल अवस्था। ये है आपकी मूल अवस्था 3s2 3p5। ओके, क्लियर है? बहुत सही। चलिए, अगर मैंने प्रथम उत्तेजित अवस्था की बात करी, अगर मैंने प्रथम उत्तेजित अवस्था की बात करी, तो क्या होगा? तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कोश में जाएगा, तो ये 3p वाला इलेक्ट्रॉन उठ के 3d में जाएगा। अगर 3p वाला इलेक्ट्रॉन उठ के 3d में जाएगा तो हम बोलेंगे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में एक, इसमें 2 एज इट इज, ये एक, और एक इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया 3d में, एक इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया 3d में। ध्यान से देखें, सही है? अब आप देखो ध्यान से, अब आप देखो ध्यान से, यदि तुम फ्लोरीन की बात करोगे तो ये है 2s2 2p5, तो इसके भी 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना? 1 2 3 4 5, एक ही युग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर फ्लोरीन में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 3 फ्लोरीन के अंदर कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? 3, यानी कि क्लोरीन के साथ में 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के बॉन्ड बनाने आएंगे। तो मुझे क्लोरीन के पास 3 खाली जगह चाहिए थी, जो कि मैंने बना ली, तो यहां ClF3 बन जाएगा।
है ना। अगर ClF3 बन जाएगा तो मेरे क्वेश्चन का आंसर है ये कि ClF3 क्लोरीन की प्रथम उत्तेजित अवस्था में बनता है। ClF3 क्लोरीन की प्रथम उत्तेजित अवस्था में बनता है। ठीक है, ClF3 क्लोरीन की प्रथम उत्तेजित अवस्था में बनता है, यानी कि डन है यहां तक बात। अच्छा, अब मैंने एक क्वेश्चन दिया था CH4 वाला, इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको CH4 वाला। एक बच्चा कह रहा है, हिमांशु मिश्रा, कि सर आपने 3s 3p के बाद 3d क्यों लिया, 4s क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा जी मैं कोश की बात कर रहा हूं। अगर मैं कोश की बात कर रहा हूं 3, तो 3 में तो 3 चीजें आएंगी ना, 3 वाली ही। मैं विन्यास की बात नहीं कर रहा भरने की, मैं कह रहा हूं जो कोश शुरू हो गया उसके सारे उपकोश आ गए ना। यस, ठीक है, चलो बढ़िया। तो इसीलिए 3D आएगा क्योंकि थर्ड के सारे पॉसिबल आ गए। ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर यहां तक बात समझ में आती है तो अगला होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था CH4 वाला, और वही मेरी VBT की सीमा बनेगा जाके। तो मैंने सिग्मा पाई वाली बातें इसीलिए बताई है ताकि अब मैं CH4 वाली बात बड़े आराम से आपके साथ में कर सकूं। प्लीज ध्यान से देखें, CH4 अणु कैसे बनता है। प्लीज ध्यान से देखें, CH4 अणु कैसे बनता है। बेटा CH4 को कहते हैं मीथेन, राइट। CH4 को कहते हैं मीथेन। अगर हम देखें तो यहां पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। अगर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो हम बोलेंगे कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6 और ये हो जाएगा 2s2 2p2। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6 और ये हो जाएगा 2s2 2p2, यानी कि हमने बोला ये 2s2 2p2, राइट। दिस इज व्हाट आई हैव। मुझे एक बात बताओ, क्या 2p के आगे 2d हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, 2d नहीं होता। d कहां से शुरू होता है? 3d से शुरू होता है, राइट। 2d कभी भी नहीं होता। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अगर 2s2 2p2 है तो अब आप देखें कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे? 4। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे? 4। अगर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पे कार्बन पे 4 खाली इलेक्ट्रॉन भी तो होने चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। कार्बन के साथ अगर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन पर 4 खाली इलेक्ट्रॉन भी तो होने चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। अगर 4 खाली इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए तो मूल अवस्था में तो केवल 2 खाली इलेक्ट्रॉन है। तो हमने बोला यह है मूल अवस्था, हमने बोला उत्तेजित अवस्था। अगर उत्तेजित अवस्था की बात है तो हम 2s का इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे इधर, तो हमने बोला ये हुआ 2s1, ये हुआ 2p3। तो हमने बोला ये है 2s जिसमें है 1 इलेक्ट्रॉन, और ये है 2p जिसमें है 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। 2s1 2p3, सही है। ये हो गई प्रथम उत्तेजित अवस्था। अगर प्रथम उत्तेजित अवस्था आ गई तो क्या कार्बन के पास में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए? अगर कार्बन के पास में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब इनमें हर जगह पे एक हाइड्रोजन आगे जुड़ सकता है। अगर हर जगह पे एक हाइड्रोजन आगे जुड़ सकता है तो हाइड्रोजन का विन्यास होता है 1s1। हाइड्रोजन का विन्यास होता है 1s1, यानी कि s उपकोश में 1 इलेक्ट्रॉन, s उपकोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर s उपकोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे 4 हाइड्रोजन आएंगे, है ना। आप ये बात मानते हो कि ऐसे 4 हाइड्रोजन आएंगे
ऐसे 4 हाइड्रोजन आएंगे और हम बोलेंगे हर किसी के इलेक्ट्रॉन को कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। हर किसी के इलेक्ट्रॉन को कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अगर हर किसी के इलेक्ट्रॉन को कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो बात को ध्यान से सुनिएगा, हम बोलेंगे कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन अगर जाके जुड़ेगा तो CH4 बन जाएगा। तो हमने बोला कार्बन का 2s, हाइड्रोजन का 1s, तो हम बोलेंगे ये CH4 है। देखना ध्यान से, CH4 है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब ध्यान से देखना, अगर हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन आगे जुड़ता है तो एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक एक इधर आ गया। सही है, ध्यान से देखो, हम बोलें क्या कि यहां पे क्या हुआ है, 2s और 1s का अतिव्यापन हुआ है, कार्बन के 2s का हाइड्रोजन के 1s से। यहां क्या हुआ है, कार्बन के 2p का हाइड्रोजन के 1s से। यहां क्या हुआ है, कार्बन के 2p का हाइड्रोजन के 1s से। और यहां भी क्या हुआ है, कार्बन के 2p का हाइड्रोजन के 1s से। हम ये कह सकते हैं p में 3 कक्षक होते हैं, तो 2px का 1s से, 2py का 1s से, 2pz का 1s से। sp sp sp, तो ये तीनों है मेरे पास में sp अतिव्यापन। ये तीनों है मेरे पास sp अतिव्यापन और ये है मेरे पास ss अतिव्यापन। राइट, दिस इज एसएस अतिव्यापन, वो तीनों है sp अतिव्यापन। बढ़िया है ना? ठीक है जी। अगर इस तरीके की बातें हैं तो CH4 बना तो दिया, पर अब देखो ये बनेगा कैसे। हमने बोला हाइड्रोजन का 1s कार्बन के 2p के साथ में 3 बॉन्ड बना रहा है, तो हमने बोला ये है हाइड्रोजन का 1s। ठीक है, ये है हाइड्रोजन का 1s। अगर मैं कार्बन के p बनाता हूं तो मैंने बोला एक हो गया ये px, एक हो गया ये py और एक हो गया ये pz। या मैं तीनों अलग अलग कलर से बना के दिखाऊं आपको। ये px था, ये py था और ये था बेटा pz। ठीक है, तो आप देखिएगा ध्यान से, हर किसी से कार्बन के जो आपके पास ये थे, ऐसे बनाते हैं ना, रियली सॉरी, ये मैंने 2p बनाया 2px, ये मैंने बनाया 2py और एक है मेरे पास 2pz। ठीक है, नाउ दिस इज px, दिस इज py, दिस इज pz। हमने बोला हर किसी से कार्बन का 2s, मतलब कार्बन का 2p, 2py, 2pz तो मेरे पास में है, और एक है कार्बन का 2s, तो ये है कार्बन का 2s। ओके, ये 2s है कार्बन का, ये 2py है, ये 2px है, ये 2pz है, ये सब कुछ कार्बन का है। अब हर जगह अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने आएगा तो आप प्लीज नोटिस करें इस बात को, अगर हर जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने आएगा तो एक हाइड्रोजन 2p का 1s से बॉन्डेड है, तो एक हाइड्रोजन ये आ गया 1s वाला 2p के साथ बॉन्ड बनाने, एक हाइड्रोजन 2py के साथ बॉन्ड बनाने आ गया, और एक हाइड्रोजन 2pz के साथ बॉन्ड बनाने आ गया, है ना। एक हाइड्रोजन 2px का 1s के साथ बॉन्डेड है, एक हाइड्रोजन 2py का 1s के साथ बॉन्डेड है, एक हाइड्रोजन 2pz का 1s के साथ बॉन्डेड है। ये तो 3 आ गए। चौथा देखो, हमने बोला ये 2p 2py 2pz वाले हो गए 1s 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 के साथ। एक है ये कि कार्बन के 2s के साथ हाइड्रोजन का 1s बॉन्डेड है, तो कार्बन का 2s है ये पिंक वाला। अगर इसके साथ हाइड्रोजन का 1s लगाना है तो वो तो फिर कुछ ऐसा आएगा यार, वो तो फिर कुछ ऐसा आएगा भाई। तो इसी के ऊपर हो गया अतिव्यापन, राइट। देखो P के साथ में तीनों जगह पे मैंने 1s 1s लगा दिए, P के साथ में तीनों जगह पे 1s 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 लगा दिए। आपको यह भी पता है कि px py pz तीनों 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे के, तो मुझे इससे यह समझ में आ रहा है,
मुझे इससे ये समझ में आ रहा है कि एक ये 90 डिग्री पे, एक ये 90 डिग्री पे, एक ये 90 डिग्री पे, तीन CH बॉन्ड तो 90 डिग्री पे लग गए, है ना? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। बट जो चौथा CH बॉन्ड है वो कौन से एंगल पे है? यही तो नहीं समझ में आ रहा। जो चौथा CH बॉन्ड है वो तो इसी के ऊपर जाके लग गया, तो इसके ऊपर थोड़ी चौथा हाइड्रोजन आ जाएगा, नहीं आएगा। तो बेसिकली CH4 बनाते हुए VBT की सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी गई कि जब मीथेन का अणु हमने बना के देखा तो तीन CH बॉन्ड तो हमको समझ आ रहे थे कि 90 डिग्री पे होंगे एक दूसरे से, परंतु जो चौथा CH बॉन्ड था वो कहां आके लगेगा? जो चौथा CH बॉन्ड था वो कहां आके लगेगा, इसका कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। जो चौथा CH बॉन्ड है वो कहां आके लगेगा, उसका कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। और अगर उसका कुछ भी अता पता नहीं चल पाया चौथे CH बॉन्ड का, तो हमने बोला मेथेन की संरचना ही नहीं समझ में आई, मेथेन की संरचना ही नहीं समझ में आई। और इससे भी बड़ा तूफान जीवन में जब आया, जब प्रायोगिक तौर पे CH4 प्रायोगिक तौर पे CH4 चतुष्फलकीय संरचना रखता है। ऐसा देखा गया बेटा, प्रायोगिक तौर पे जो CH4 है वो ऐसा है, और ये जो एंगल है ये है 109.5 डिग्री। प्रायोगिक तौर पे जो CH4 है वो चतुष्फलकीय संरचना रखता है, और ये जो एंगल है ये है 109.5 डिग्री। सर ये कहां से पता चला? बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें डायग्राम पता चल जाते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? एक हाई लेवल फंडा होता है केमिस्ट्री का, हमारे काम का बिल्कुल नहीं है, MSc में पढ़ाया जाता है। उससे वो कोई भी अणु की संरचना चेक कर सकते हैं, उसके बंध कोण चेक कर सकते हैं, वहां CH बंध की बंध लंबाई चेक कर सकते हैं, सारी बातें उन्हें पता चल सकती है, और वो बिल्कुल सही होता है। तो बेसिकली हमें पता चला कि मेथेन तो रियलिटी में ऐसा है, मेथेन तो रियलिटी में ऐसा है, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये सारे 109.5 हैं सारे, ठीक है। हम यहां पे बोलते हैं ऑल HCH बॉन्ड एंगल्स, ऑल HCH एंगल्स आर 109.5 डिग्री, ऑल HCH एंगल्स आर 109.5 डिग्री, कोई भी उससे कम नहीं है। 90 डिग्री का तो कोई भी नहीं है। अगर 90 डिग्री का कोई भी नहीं है तो फिर भाई ये जो चीज आई है और ये जो चीज VBT बता रहा है हमको, ये तो बिल्कुल अलग है। अगर ये दो बातें बिल्कुल अलग हैं, अगर कोई भी बात इस तरीके की नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि VBT के बताने का तरीका कि कोई भी अणु का निर्माण शुद्ध कक्षकों के अतिव्यापन से होता है, यह बात सरासर गलत है। VBT का यह बताने का तरीका कि किसी भी अणु का निर्माण शुद्ध कक्षकों के अतिव्यापन से होता है, यह बताने का तरीका बिल्कुल ही गलत है। अगर यह बताने का तरीका बिल्कुल गलत है, इसका अर्थ यह हो गया, इसका अर्थ यह हो गया कि VBT एक सही चीज नहीं है। ध्यान से सुनिए, सीमाएं मैं एक एक करके लिखता हूं, फिर मैं चैट ऑन करके आपसे पूछूंगा कि समझ में आया कि नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा पहला पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, हमारा पहला पॉइंट, हम बोलेंगे VBT के अनुसार अणु का निर्माण, VBT के अनुसार किसी अणु का निर्माण शुद्ध कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। अणु का निर्माण शुद्ध कक्षक के अतिव्यापन से होता है, यह कथन असत्य है। VBT के अनुसार किसी अणु का निर्माण शुद्ध कक्षकों के अतिव्यापन से होता है, यह कथन असत्य है। मतलब VBT ने जो भी बातें बताई वो सही
नहीं थी, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रायोगिक तौर पे डेटा आ रहा है और जो वीबीटी बता रहा है वो मैच नहीं कर पा रहा। सही है। इसी तरह जब हमने बात करी अगले पॉइंट की, कि वीबीटी में एक और क्या कमी थी, तो वीबीटी में प्रॉब्लम ये थी कि वीबीटी किसी भी अणु की एग्जैक्ट संरचना, वीबीटी किसी भी अणु की एग्जैक्ट संरचना नहीं बता पाया। वीबीटी किसी भी अणु की एग्जैक्ट संरचना, उसके बंध कोण या उसके बारे में कोई भी बात नहीं बता पाया। सही है, कोई भी बात नहीं बता पाया, तो वीबीटी इस वजह से गलत हो गया। बट हाँ, मैं वीबीटी का एक एप्लीकेशन आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कभी कभी ना एक तरीके का सवाल हमसे बहुत पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में एक तरीके का सवाल बहुत आता है कि आपको कोई अणु का नाम दे देगा और आपको कहेगा बताओ इसमें कितने पीपाए आबंध हैं, कितने पीपाए डीपाए आबंध हैं। तो वो चीज हम यहां से चेक कर सकते हैं, शायद वो काम कर जाएगी। कैसे कर जाएगी वो भी आप आगे देखना, बट एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैंने बोला, अभी तक आपने सारे सिग्मा बंध वाले एग्जाम्पल देखे हैं। SO2 कैसे बनता होगा, हम अगर ट्राई करें SO2 कैसे बनता होगा, तो ध्यान से देखिएगा SO2 कैसे बनता होगा। तो हमने बोला आइए सल्फर का विन्यास लिखते हैं। तो सल्फर है ऑक्सीजन फैमिली का, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे वाला ऑक्सीजन फैमिली का जनरल विन्यास होता है NH2NP4। तो सल्फर का हो गया 3S2 3P4 मूल अवस्था। अगर ये हो गई तो आप ध्यान से देखें, ये हो गया 3S में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 3P में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, और ये हो गया 3D जिसमें आ गए 0 इलेक्ट्रॉन। यह है सल्फर की मूल अवस्था। अब आप ध्यान से देखें, 2 ऑक्सीजन लगाने हैं। ऑक्सीजन का विन्यास होता है 2S2 2P4, ऑक्सीजन का विन्यास होता है 2S2 2P4। तो 2S में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2P में है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, एक ऑक्सीजन में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैंने 2 ऑक्सीजन लगाने की कोशिश करी सल्फर के साथ, तो आप ध्यान से देखिएगा इस वाली दूसरी ऑक्सीजन में भी तो यही सीन होगा। ये है 2S2, 1 2 3 4, ये है 2P4। तो आप देखें हर एक ऑक्सीजन पे 2-2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, हर एक ऑक्सीजन पे 2-2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप सल्फर देखें, अगर उससे 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने आ रहे हैं और बॉन्ड हमेशा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में बनता है, तो 2 ऑक्सीजन मिला के टोटल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने आ रहे हैं? 4। दो ऑक्सीजन मिला के टोटल कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने आ रहे हैं? 4। अगर टोटल 4 आ रहे हैं तो यह है आपके पास में सल्फर। क्या सल्फर के पास में खुद के 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिसके साथ ऑक्सीजन वाले आके बॉन्ड बना पाए? नहीं है भाई। क्या सल्फर के पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिससे ऑक्सीजन वाले आके बॉन्ड बना पाए? नहीं है भाई। राइट। तो सल्फर को क्या होना पड़ेगा? उत्तेजित होना पड़ेगा। अगर सल्फर को उत्तेजित होना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाएगा तो 3s2 3p3 3d1, 3s2 3p3 3d1 है ना। 3d रिक्त था पहले, तो अगर पहले रिक्त था अब ये आ गया, तो ध्यान से देखिएगा 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 3d में 1 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p3 3d1। राइट। अब आप एक बात बताएं,
अब आप एक बात बताएं, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ऑक्सीजन के ये 4 इलेक्ट्रॉन जब इस सल्फर के साथ आके बॉन्ड बनाएंगे तो फाइनली SO2 कैसा नजर आएगा? फाइनली SO2 कुछ ऐसा नजर आएगा। ध्यान से देखिएगा, हम बोलेंगे 3s2, ये हो गया 3s2, 3p3, 3d1 तो ऑलरेडी था। वन टू थ्री फोर फाइव, ये है 3d, ये है 3p, ये है 3s2। तो अब ध्यान से देखें, ये हो गए सल्फर के। अगर मुझे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, राइट। ये है ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं, 3p3, 3d1, और चारों में एक एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आ गया, राइट। चारों में एक एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर चारों में एक एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब आप बात को ध्यान से समझें, हुआ क्या? हुआ ये कि ऑक्सीजन के 2p वाले सल्फर के 3p और 3d वालों के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब हम बोलेंगे सल्फर का 3p, ऑक्सीजन के 2p, ये हो गए 3 बॉन्ड्स, और सल्फर का 3d, ऑक्सीजन का 2p, ये हो गया 1 बॉन्ड। सही है। सल्फर का 3p ऑक्सीजन के 2p के साथ ये 3 बॉन्ड बना रहा है, सल्फर का 3d ऑक्सीजन के 2p के साथ ये 1 बॉन्ड बना रहा है, और ये जो कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, ये अंडरस्टूड है, ये क्या है? लोन पेयर। इतनी बात मैंने आपको सिखाई है आज तक। क्या यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। यस, वीबीटी की सीमाएं देख ली, पर ये एक अलग एग्जाम्पल है जो मैं पाई बॉन्ड वाली बात बताना चाह रहा हूं। सीखेंगे, बट हां ध्यान से देखें। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई समस्या है तो बताएं। यस, इसीलिए आकांक्षा बेटा, इसीलिए मैंने अभी पॉज किया है। मैं अगले बोर्ड पे स्ट्रक्चर बता देता तो सब गोल हो जाता। तो मैं चाह रहा हूं इस बोर्ड की जो भी कहानियां हैं वो यहीं पे खत्म करके जाएं। कृष, सुमन, बेटा जी बॉन्ड एंगल अभी नहीं आएगा, बॉन्ड एंगल VSEPR में आएगा, बॉन्ड एंगल VSEPR में आएगा अगले से अगले लेक्चर में। तुम देखते जाओ, चिंता मत करो, कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, सब अच्छे से हो जाएगा। यहां तक देख लें बेटा, इलेक्ट्रॉन एस से नहीं जाता है, हमेशा आखिरी उपकोष के संयुग्मित वाले पहले अयुग्मित होते हैं, फिर अंदर वाले उपकोषों पे आते हैं। जैसे अगर 3D में संयुग्मित होता तो पहले वो युग्मित होता, फिर 3p का नंबर आता, फिर 3s का नंबर आएगा। शुद्ध कक्षक का अरुणिमा मतलब है 3s, अकेला 3s, ये अकेला 3p, ये अकेला 3d, ये शुद्ध है, मतलब खुद के कक्षक हैं। संकृत कक्षक आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में आपकी दुनिया में, जो sp, sp2, sp3, उनकी बात अलग होती है। ठीक है, यहां तक बताएं भाई। शुद्ध अवस्था मतलब जो कक्षक हैं वही है। अभी थोड़ी देर में जब संकृत पढ़ लोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। अरे बेटा, क्या ध्रुवीय अध्रुवीय, उसकी बात अभी हम कर ही नहीं रहे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो तो करें। यस, ध्यान से देखें, CH4 का स्ट्रक्चर बना ही नहीं ना। एक बात बताओ, CH4 का ये स्ट्रक्चर बना ही तो नहीं, यही तो गड़बड़ है। चौथा CH बॉन्ड कहां लगाए समझ ही नहीं आया, तो ये चीज सही हुई नहीं। फिर प्रायोगिक तौर पे ऐसा देखा गया कि ये चीज होती है। ये कैसे होती है ये भी सीखेंगे आगे जाके। VBT जो अभी तक पढ़ा है उससे हमें कुछ भी समझ नहीं आया, जो अभी तक हमने VBT पढ़ा है उससे हमें कुछ भी समझ नहीं आया। सही है। अच्छा, ये चीजें समझ में आई क्या कि इस ऑक्सीजन पे 2 युग्मित, दूसरे ऑक्सीजन पे 2 युग्मित, क्योंकि मुझे इसके साथ 2 ऑक्सीजन लगाने हैं, मतलब टोटल ये 4 युग्मित जाके सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएंगे। अगर ये 4 युग्मित जाके सल्फर के साथ में बॉन्ड बनाएंगे तो सल्फर पे खुद पे भी 4 जगह खाली होनी चाहिए। अभी सल्फर पे केवल मूल अवस्था में 2 जगह खाली है, तो हमने इसको उत्तेजित करवाया। उत्तेजित करवाया तो ये एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो गई, यहां गया। अगर ये उठ के आगे गया तो टोटल 4 जगह हो गई ना, अब 3 TP में और 1 3D में, राइट। अगर ये 4 जगह हो गई तो अब इन 4 जगहों पे ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये 3s तो एज इट इज पड़ा रहा,
सल्फर के एक एक 3p के साथ ऑक्सीजन का एक एक 3p आगे जुड़ गया, सल्फर के एक 3d के साथ ऑक्सीजन का एक 3d आगे जुड़ गया, ऑक्सीजन का 2p वाला आगे जुड़ गया, राइट। अभी अनुज बेटा वही तो सिखा रहा हूं कि सिग्मा पाई कैसे पता चलेगा, अभी बताता हूं, बट यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आती है तो देखिएगा हम क्या बोलेंगे आगे। हम बोलेंगे ये कि यदि हमारे पास SO2 है, यदि हमारे पास SO2 है तो हम बोलेंगे ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं ही, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं ही, 3p में ना अगर हमने 3p की बात करी तो हम बोलेंगे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले थे और उनसे एक एक ऑक्सीजन आके जुड़ गया, और 3d में भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले था, उससे एक अयुग्मित आके अभी ऑक्सीजन का जुड़ गया। यदि यह स्थिति हमारे पास में है तो ध्यान से देखना, ये तो है लोन पेयर, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन आके नहीं जुड़ा है, सल्फर का खुद का है, तो ये तो है सल्फर का लोन पेयर, इसके साथ कोई आके नहीं जुड़ रहा। यहां पे सल्फर के 3p के साथ में ऑक्सीजन का 2p आके जुड़ रहा है, सल्फर के 3p के साथ में ऑक्सीजन का 2p आके जुड़ रहा है, यहां पे सल्फर के 3d के साथ में ऑक्सीजन का 2p आके जुड़ रहा है। अब आप देखो, एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है, SO2 ऐसा ही तो होता है, एक सल्फर है 2 ऑक्सीजन है, डिसाइड ये करना है कि इनके बीच में कौन से बॉन्ड्स होंगे। तो आपको यह बात पता है कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, उसके बाद पाए बनते हैं, मतलब इन दोनों में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा होगा, दूसरा पाए होगा। इन दोनों में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा, दूसरा पाए होगा, ठीक है। तो देखना, पहला 3p और 2p के अति व्यापन से बन रहा है, 3p और 2p, तो pp अति व्यापन से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा 3p और 2p के अति व्यापन से बन रहा है तो pp अति व्यापन से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब तुम कहोगे भाई ऐसे तो तीसरा भी 3p 2p के अति व्यापन से बन रहा है, पर बेटा अगर एक एक सिग्मा बन गया तो दो परमाणुओं के बीच में जितने भी बॉन्ड्स हो, सिग्मा केवल एक होता है, बचे हुए सारे कौन से होते हैं? पाए। पिछली क्लास में सिखाया था कि दो परमाणुओं के बीच में अगर बॉन्ड्स बनना शुरू हो रहे हैं तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा और आगे वाले बॉन्ड्स हमेशा पाए होंगे। तो हमने बोला ये देखो, पहले पहले बॉन्ड तो सिग्मा हो गए, जब दूसरे बॉन्ड्स की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ये पहला 3p2p, ये दूसरा 3p2p, ये जो तीसरा 3p2p है ये कैसा होगा? पाए। और ये भी कैसा होगा? पाए, क्योंकि एक एक सिग्मा बन चुका। तो अब जो दूसरा बॉन्ड आएगा, अब जो दूसरा बॉन्ड आएगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 3p और 2p ना, तो ये हो जाएगा 2p पाए 3p पाए। आप पहले छोटे कोश को लिखते हो फिर बड़े कोश को लिखते हो, तो हमने बोल दिया ये हो जाएगा 2p पाए 3p पाए। और ये वाला क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का 2p और सल्फर का 3d, 2p पाए 3d पाए। ठीक है, ये दोनों सिग्मा थे, दो पाए बॉन्ड है, तो SO2 में और एक लोन पेयर है ये वाला, ये वाला। तो हमने बोला SO2 में दो सिग्मा बॉन्ड हैं, दो पाए बॉन्ड हैं, और दो पाए में भी एक है 2p पाए 3p पाए और दूसरा है 2p पाए 3d पाए। एक है 2p पाए 3p पाए, एक है 2p पाए 3d पाए। तो क्वेश्चन क्या आता है? SO2 में कितने p पाए कितने p पाए d पाए? तो हम बोलेंगे एक तो है p पाए बॉन्ड और एक है p पाए d पाए बॉन्ड। बात समझ आई? SO2 में दो पाए बॉन्ड्स हैं टोटल, एक p पाए है, एक p पाए d पाए है। ध्यान से देखो, आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता चला पाए है? तो बेटा दो साइड बॉन्ड बनाने हैं, पहला बॉन्ड ये बन गया सिग्मा ही होगा, दूसरा ये बन गया सिग्मा ही होगा, पर सिग्मा केवल एक ही हो सकते हैं दो परमाणुओं के बीच में। उसके बाद जितने भी और बॉन्ड्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली क्या कहलाएंगे? पाई बॉन्ड कहलाएंगे। बताओ भाई लोग, समझ में आई क्या यहां तक बात? हां जी, यहां तक चीजें समझ में आई क्या? यस? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? यहां तक बातें क्लियर है क्या भाई? बताना तो। हाँ जी,
डन है। तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोगों को बताना है SO3 में कितने पी पाए एवं कितने पी डी आबंध है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, हमको करने आने चाहिए। दो परमाणुओं में जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है, उसके बाद जो बनता है वो पाई होता है। बॉन्ड नहीं समझ आया? दोबारा सुनो। हमने बोला ये जो सल्फर का 3s है, ये तो खुद ही के इलेक्ट्रॉन है, 3s वालों से तो कोई बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन तो इनमें आके बैठेंगे, ये जो अयुग्मित है। तो बेटा पहला ऑक्सीजन पहले सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा, जो भी बनाएगा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। वीबीटी से आयनिक नहीं बनते दोस्त, कोवेलेंट ही बनते हैं। तो पहले ऑक्सीजन पहले सल्फर के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो सिग्मा ही होगा, तो ये पहला था सिग्मा। ठीक है, फिर से पहला ऑक्सीजन पहले सल्फर के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो सिग्मा ही होगा, तो ये भी क्या होगा? सिग्मा। पर उसके बाद में सल्फर ऑक्सीजन में जो भी बॉन्ड्स बनेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे? पाए ही होंगे, क्योंकि सिग्मा तो बन चुके एक एक, और एक से ज्यादा सिग्मा होता नहीं। एक एक सिग्मा बन चुका और एक से ज्यादा सिग्मा होता नहीं है। राइट? एक बार ध्यान से देखो इसको, कोई दिक्कत है तो बताओ। मैं कहता हूं इसको एक बार कॉपी में लिख लो खुद से, एक बार खुद से समझ समझ के लिख लोगे ना तो चीज यहीं समझ आ जाएगी। 2 मिनट ले लो, बट इसको लिख लो सब लोग अपनी कॉपी में। चलो सब लिखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, जल्दी करो यार। यस, हाँ भाई। देखना भाई ध्यान से, आराम से इसको छापो एक बार यार, लिखने से ज्यादा समझ में आता है। देखो भाई ध्यान से लिखो, ध्यान से लिखो। जिस भी बच्चे को दिक्कत है एक बार लिख के खुद से लिखोगे ना तो समझ में आएगा कि कैसे बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, चलें आगे। ठीक है भाई, तो हमने इस तरीके से वीबीटी को पढ़ा, वीबीटी की कमियां देखी और वीबीटी को साइडलाइन कर दिया। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं आगे। सुनना ध्यान से, हम आगे क्या बात करने वाले हैं? हम आगे ये बात करने वाले हैं, हम आगे ये बात करने वाले। अच्छा लास्ट में समझ नहीं आया? कोई नहीं, एक काम करते हैं, SO3 हम खुद ट्राई करते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल करेंगे, पक्का समझ में आएगा। ध्यान से देखो सब लोग, ध्यान से ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करो कैसे होगा। बच्चों को समझ में आना प्रायोरिटी है, अपन को भागना नहीं है। सुनो, SO3 बना के देखते हैं, आपको खुद को समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्या दिक्कत है, कैसे, स्टेप बाय स्टेप फिर से जीरो से आइए शुरू करें। अगर हमने SO3 की बात करी तो हमने बोला सल्फर है जिसका विन्यास होता है 3s2 3p4 मूल अवस्था में। तो ये कैसा होगा? ऐसा होगा कि ये है 3s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4, और 3d जो है वो है रिक्त। 3d जो है वो है रिक्त। सही है, 3d जो है वो क्या है? रिक्त है। बहुत अच्छी बात है।
1 2 3 4 5 ओके, बढ़िया। 3s2 3p4 3d रिक्त है। अब आप एक बात ध्यान से सुने, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का विन्यास है 2s2 2p4। अगर ऑक्सीजन का विन्यास है 2s2 2p4 तो आप ध्यान से देखिएगा, ये है 2s2 और ये है 2p4। 1 2 3 4। तो एक ऑक्सीजन में कितने युग्मित? 2। अगर एक ऑक्सीजन में 2 युग्मित हैं तो 3 ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे? 6। प्लीज ध्यान से देखें। 1 2 3 और 4, और ऐसे ही तीसरे ऑक्सीजन पे भी क्या हो जाएंगे? ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p4, राइट। तो टोटल आपके पास में कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। टोटल आपके पास में कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। 2 यहां, 2 यहां और 2 यहां। तो मतलब एक सल्फर से 3 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, मतलब टोटल 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। मतलब सल्फर के पास 6 खाली जगह होनी चाहिए। समझ रहे हो? सल्फर के पास 6 खाली जगह होनी चाहिए। तो भाई उसके लिए तो उत्तेजन करवाना होगा। अगर हम सल्फर का पहला उत्तेजन करवाएं, अगर हम सल्फर का पहला उत्तेजन करवाएं, मतलब 3p का इलेक्ट्रॉन उठा के 3d में डालें, तो ये हो जाएगा 3s2 3p3 3d1, यानी कि p में 3 अयुग्मित, d में 1 अयुग्मित। टोटल कितनी जगह खाली हो गई? 4। टोटल कितनी जगह खाली हो गई? 4। सल्फर के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए इस तरीके से, और सल्फर अब 4 नए इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रेडी है। देखो ध्यान से, 1 2 3 1, 4 जगहें खाली हैं। परंतु हमें कितनी जगह खाली चाहिए? 6, क्योंकि एक ऑक्सीजन से 2 आने वाले हैं, तो 3 से 6 आएंगे, अभी तो 4 ही जगह खाली हुई है। तो हमें सल्फर को एक और बार उत्तेजित करवाना होगा। बच्चे कह रहे थे ना द्वितीय उत्तेजित अवस्था नहीं होती क्या? तो देखो भाई, ये द्वितीय उत्तेजित अवस्था में बनेगा SO3। बात को समझिए, SO3 में जो सल्फर है इसका विन्यास क्या होगा? P तो उत्तेजित हो गया, अब S भी उत्तेजित हो जाएगा इसके आगे। तो हमने बोला 3s1 3p3 3d2। अगर ये होगा तो बेटा जी ये दिखने में कैसा होगा? देखना, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन। राइट, 3s1 3p3 3d2। अगर आपके पास में सल्फर फाइनली इस स्थिति में है, अगर आप ये देख पा रहे हैं, थ्री एस वन 3p3 3d2, तो 1 ये और 3 ये 4 और 2 ये 6। तो टोटल कितनी जगहें हैं? 6। सल्फर पे टोटल कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है? 6। अगर सल्फर पे टोटल 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अगर सल्फर पे टोटल 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अब ऑक्सीजन के 6 आने के लिए रेडी हैं। क्या यहां तक कोई डाउट है? क्या यहां तक कोई डाउट है? प्लीज मुझे बता दो। यस, हां जी। अब बताओ, क्या सल्फर पे 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो क्या ऑक्सीजन के 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आने के लिए बिल्कुल बढ़िया माहौल बन गया है क्या? चेक करके बताना दो, जल्दी बताओ भाई। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? समझ में आई बात? हां जी, डन है, बढ़िया। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सुनना ध्यान से। मैंने सल्फर की द्वितीय उत्तेजन अवस्था एक बार दोबारा लिखी, बड़े बड़े। मैंने सल्फर की द्वितीय उत्तेजन अवस्था को एक बारी दोबारा लिखा, 3s1
3p3 3d2। अगर मैं इसको डब्बे में लिखता हूं भाई तो प्लीज ध्यान से देखना मेरे प्यारे लाला लालियो, 3s में एक इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, 3d में 2 इलेक्ट्रॉन। सही है, 3s1 3p3 3d2। अगर ऐसा है 3s1 3p3 3d2 तो अब मैं ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अगर मैं ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं तो अब भाई ये देखो लोन पेयर की जगह नहीं बची, अब की बारी लोन पेयर की जगह नहीं बची। सल्फर के केस में क्या हो रहा था, SO2 में एक लोन पेयर भी आ रहा था क्योंकि 3s वाला पेयर एज इट इज था, पर अब की बारी 3s से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर 3s से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया तो दोस्त एक ऑक्सीजन का यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, देखना 6 इलेक्ट्रॉन आ गए क्या? अगर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो हमारे पास टोटल क्या आ गया, प्लीज ध्यान से देखें। अगर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो टोटल हमारे पास में क्या आ गया, प्लीज ध्यान से देखें। यह सल्फर की द्वितीय उत्तेजन अवस्था है जिसमें यहां पे हम बोलेंगे एक 3s और 2p का बॉन्ड है, सल्फर का 3s, ऑक्सीजन का 2p, तो ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। आप देखो ध्यान से, ये सल्फर है और हमारे पास 3 ऑक्सीजन है। अगर सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है तो 3 बॉन्ड तो पहले लगाने पड़ेंगे ना। ये तो मतलब बिना कहे कि सिग्मा तो पक्का ही होंगे, 3 पाए होंगे या नहीं ये सोचते हैं। तो पहला सिग्मा ये आ गया, दूसरा सिग्मा ये आ गया, तीसरा सिग्मा ये आ गया, है ना। ये 3s2p, ये 3p2p और ये लास्ट वाला भी 3p2p, तो 3 तो सिग्मा आ गए, 3 तो हमारे पास सिग्मा आ गए। अब ये जो बचे हुए 3 हैं, ये पहला पाए जो होगा p पाए p पाए, 3p पाए 2p पाए, और ये भी पाए p पाए d पाए, और ये भी पाए p पाए d पाए। तो आप ये देख पा रहे हैं क्या, आप ये देख पा रहे हैं क्या कि 3 सिग्मा के साथ साथ यहां पे 3 पाई बॉन्ड्स भी आए हैं, जिसमें हम बोलेंगे एक आएगा p पाए और 2 आएंगे p पाए d पाए। एक आएगा p पाए और 2 आएंगे p पाए d पाए। राइट, ट्रिक नहीं यार, करके देखना पड़ेगा क्योंकि ट्रिक में ना गड़बड़े हो जाती हैं, इसलिए मैं ट्रिक नहीं बताता इसकी कभी भी। एक p पाए 2 p पाए d पाए, प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं, और जिनका हो गया वो जल्दी से इस पोल के थ्रू मुझे बताएं कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट मक्खन हो गया है, कितने बच्चों का ये कॉन्सेप्ट अब मक्खन हो गया है। जल्दी से देखें और जल्दी से बताएं प्लीज। हाँ जी, हाँ भाई, यस, ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख दो, कोई भी लिख दो। चलो, तो SO3 तो हमने बता दिया, तो अब आपके लिए होमवर्क है, आप SO3 नहीं, आप CO2 चेक करना। ठीक है, आप CO2 चेक करना, ठीक है। इसको ध्यान से देखें घर पे, इसको ध्यान से देखें घर पे, कोई दिक्कत है तो बताएं। ये आपका तीसरा बॉन्ड, 3 तो सिग्मा लग गए, अब जो भी होंगे वो सारे पाए होंगे। ये पाए कैसे बन रहा है, P का सल्फर और P का ही ऑक्सीजन, तो P पाए, जबकि ये है P और D का कॉम्बिनेशन, तो P पाए D पाए। सही है। अब CO2 आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, देखिए जरा पोल में क्या हालात हैं।
87% बच्चों को समझ आ गया। 13% जिनको नहीं क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ढंग से एक बार घर पे और रिवाइज करें, ठीक है। फिर भी ना समझ आए तो मुझे बताएं, हम अगली क्लास में फिर से बात करेंगे। पर हां, यह ध्यान रखना कि जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा तो पक्का होने वाला है, बिना सिग्मा के तो बॉन्ड ही नहीं बनता। तो पहले सिग्मा बना दो, बचे हुए सारे पाए, क्योंकि दो परमाणुओं में एक ही सिग्मा हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। अंकिता जी, वीबीटी केवल सहसंयोजी यौगिक बनाने के लिए होता है, ठीक है, कभी भी आयनिक यौगिक उससे नहीं बनते। दीपांशु बेटा, हर तरीके का पाई बॉन्ड ऐसे ही आता है, सही है। चलो, अब यार तुम्हें यह समझ में आ रही होगी बात कि वीबीटी गलत साबित हो गया है, वीबीटी से संरचना बिल्कुल भी नहीं बताई जा पा रही, तो वीबीटी हमने रिजेक्ट कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वीबीटी आपको यह कहता है कि अति व्यापन से बॉन्ड बनते हैं, है ना। लुईस के अष्टक नियम ने यह कहा था कि अष्टक पूरा होने से बॉन्ड बनते हैं। अब ना तो अष्टक वाली बात काम आई, ना अति व्यापन वाली बात काम आई। लुईस ने आपको कहा था अष्टक पूरा होने से बॉन्ड बनते हैं, फेल। वीबीटी ने आपको कहा था अति व्यापन से बॉन्ड बनते हैं, फेल। तो अब आखिर बॉन्ड बनते कैसे हैं? तो बेटा, किसी ने कुछ कहा, सबको सुना मैंने, बट कोई भी मेरे काम नहीं आया। तो फिर मैं वापस आया घूम के यहां कि ये जो CH4 की संरचना नहीं बताई गई थी, दिमाग मैंने ये लगाया कि आखिर ये कहां से आई होगी। वीबीटी को गलत करने वाली ये संरचना ही तो थी कि सारे एंगल 109.5 डिग्री हैं, है ना, सारी बंद लंबाइयां सेम है, 90 डिग्री का कोई एंगल नहीं है, और चौथा CH बॉन्ड को लेकर परेशान हो रहे थे, यहां तो सारे CH बॉन्ड लगे हुए हैं। तो फिर जब साइंटिस्ट की बहुत सारे लोगों की भीड़ एक साथ बैठी, तो उन लोगों ने बात करी कि यार ऐसे तो बॉन्डिंग कभी भी नहीं बता पाएंगे, शुद्ध कक्षक हमने करके देख लिया, अष्टक करके देख लिया, क्या करें। तो फिर उन लोगों ने एक जुगाड़ निकाला। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हर अणु की संरचना देख लेते हैं पहले। जैसे CH4 देख लिया, BF3 देख लिया, SO2 देख लिया, SF4 देख लिया, PCl5 देख लिया, SF6 देख लिया। ऐसे उन लोगों ने 100-150 अणुओं की संरचना देख ली। जब उन्होंने सारी संरचनाएं देखी तो उन्होंने बोला कि हम बॉन्ड ऐसा बना नहीं पा रहे जिससे संरचना समझा पाए। तो एक काम करते हैं, हम उल्टा चलते हैं। हमने सारी संरचनाएं देख ली, अब हम एक ऐसा जुगाड़ बनाते हैं कि कोई ऐसे तरीके से बॉन्ड बताने लग जाए जिससे संरचना सही साबित हो जाए। मतलब उन्होंने उल्टा गेम खेला। अभी तक वो बॉन्ड बनाते फिर संरचना समझाते, उन्होंने सारी संरचनाएं देख के एक चुपचाप एक मेथड बताया जिससे सारी संरचनाएं अपने आप सही हो जाए। इन्हें सही करने के लिए एक नया जुगाड़ बनाया गया जो कोई प्रैक्टिकल मेथड नहीं था। उन्होंने दोस्तों ने बैठ के मिलके बात करी थी। उन्होंने कहा कि यार शुद्ध कक्षक जब मिल रहे हैं कि 3s से 3p मिल रहा है, 2s से 2p मिल रहा है, तो बॉन्ड नहीं समझ में आ रहा। तो एक काम करते हैं, हम इन कक्षकों को मिश्रित कर देते हैं। इन कक्षकों को क्या कर देते हैं? मिश्रित कर देते हैं। और वो जो समान ऊर्जा के मिश्रित कक्षक होंगे, अब से वो बॉन्ड बनाने के काम आया करेंगे। मतलब मिश्रित कर देते हैं का क्या मतलब है? मतलब ये जो केंद्रीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन अलग अलग पड़े रहते हैं ना, इन सबको मिला देंगे एक साथ, कि जितनी चीजें बॉन्ड का हिस्सा बनने वाली हैं, पहले उन सबको मिला के ऐसे 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 गोल मथोल कर देंगे, और फिर वो जो एक मिश्रित चीज बनेगी उसमें आने वाले ऑक्सीजन या आने वाले कोई भी साइड परमाणु के इलेक्ट्रॉन डाला करेंगे। अभी तक केंद्रीय परमाणु के शुद्ध कक्षकों में साइड परमाणु के इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं कि 3D में एक इलेक्ट्रॉन गया, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन गए। पर अभी 3p 3D अलग अलग नाम नहीं लेने, हम इन सबको मिक्स कर देंगे। इनको मिक्स करने के बाद जो फाइनल चीज बनेगी उसमें साइड परमाणु के इलेक्ट्रॉन डाला करेंगे। हमने कहा यार अजीब बात है, सोच सकते हैं, देखते हैं क्या देखते हैं। तो फिर इन संरचनाओं के आधार पर एक नया मेथड बनाया गया। तो मेरी बात को याद रखना कि जो अब ये मेथड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये मेथड एक जुगाड़ मेथड है। इसमें गलतियां भी हो सकती हैं जो मैं आपको आगे एक चैप्टर में दिखाऊंगा। पर हां, अभी के लिए तो हमारे पास और कोई तरीका समझ आ नहीं रहा था, तो हमने इसी तरीके को बेस्ट माना। संकरण, इस टॉपिक को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन कहता है
कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों के मिश्रण से एक नए तरीके के कक्षकों का निर्माण होता है जिसे संकरित कक्षक कहते हैं, और उन संकरित कक्षकों से आबंध बनते हैं, उन संकरित कक्षकों से रासायनिक आबंध बनते हैं, और उस फिनोमिना, उस फंडे को क्या कहा जाता है? संकरण कहा जाता है। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा। क्या डेफिनेशन है, सुनिए ध्यान से। हमने बोला समान ऊर्जा वाले कक्षकों के मिश्रण से समान ऊर्जा वाले कक्षकों के मिश्रण से समान ऊर्जा वाले कक्षकों के मिश्रण से बनने वाले नए कक्षक संकरित कक्षक कहलाते हैं। समान ऊर्जा वाले कक्षकों के मिश्रण से बनने वाले नए कक्षक जो हैं वो संकरित कक्षक कहलाते हैं। अगर वो संकरित कक्षक कहलाते हैं तो हम बोलेंगे वो कैसे बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो संकरित कक्षक होते हैं वो कैसे बनते हैं? हम बोलते हैं जैसे कि हमने बोला 2s के साथ में 2p मिक्स हो गया तो लगभग समान ऊर्जा है, कोश सेम है। ठीक है, मैंने बोला 2s के साथ में 2p मिक्स हो गया, ऐसे ही 3s के साथ में 3p मिक्स हो गया। ठीक है, चल सकता है। पर अगर मैंने बोला 2s के साथ में 3p मिक्स हो गया या 3s के साथ में 2p मिक्स हो गया तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ध्यान से देखना, 2s के साथ में 2p मिक्स हो गया चल जाएगा, 3s के साथ में 3p मिक्स हो गया चल जाएगा, 2s के साथ में 3p मिक्स हो गया या 3s के साथ में 2p मिक्स हो गया नहीं चलेगा। ठीक है, मैंने बोला 3s के साथ में 3p भी मिक्स हो गया और 3d भी मिक्स हो गया तो ये सब फिर से समान ऊर्जा वाले हैं, चल जाएगा। अगर कोश सेम है तो चल जाएगा। पर मैं बोलूं 3s के साथ में 4p मिक्स हो गया नहीं चलेगा, 3s के साथ में 3p मिक्स हो गया और 4d मिक्स हो गया नहीं चलेगा। सही है, तो हम बोलते हैं समान कोश जब होता है तो सारे उपकोश मिक्स हो सकते हैं। आप सोचो 1s के साथ में 2p मिक्स करने की कोशिश करोगे, तुम अगर 1s के साथ में 2p मिक्स करने की कोशिश करोगे नहीं चलेगा। सही है, 1s के साथ में 2p मिक्स करोगे नहीं चलेगा। हाँ, 2s 2p मिक्स हो सकते हैं, 3s 3p मिक्स हो सकते हैं, 2s और 3p नहीं मिक्स हो सकते, 3s और 2p नहीं मिक्स हो सकते। कोश अलग होंगे तो कोश को मिक्स करना मुश्किल रहेगा। ठीक है, कोश सेम हो तो लगभग समान ऊर्जा मान लेते हैं, मिश्रित हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप ध्यान से देखिएगा होता क्या है यहां पे, होता क्या है यहां पे, बात को ध्यान से समझिए। होता क्या है, बात को ध्यान से समझिए। हमने बोला कि यदि एक s के साथ एक p कक्षक मिक्स हो जाए तो हम बोलेंगे sp कक्षक बनता है। नया संकरित कक्षक क्या होता है? sp। ठीक है, अगर एक s के साथ 2p मिक्स हो जाए, या तो अब जैसे एक p मिक्स करना है तो कोई भी p कर लो, px कर लो या py कर लो या pz कर लो तो बनेगा sp। पर एक s के साथ अगर 2p करने हैं, जैसे कि px और py को कर दिया या py और pz को कर दिया या px और pz को कर दिया, सही है, कोई भी दो मिक्स हो गए एक साथ तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा sp2। इसी तरह एक s के साथ यदि तीनों मिक्स हो जाए तो हो जाएगा sp3। एक s के साथ एक p मिक्स हो जाए sp, एक s के साथ कोई भी दो p मिक्स हो जाए sp2, एक s के साथ तीनों p मिक्स हो जाए sp3। अच्छा, अगला देखो, मैंने बोला एक s के साथ तीनों p तो मिक्स हो ही रहे हैं, और अगर कोई एक d भी मिक्स हो जाए और वो भी कौन सा, dz² वाला मिक्स हो जाए तो ये होता है sp3d। एक संकरण क्या होता है?
sp3d। इसी तरह अगर मैंने एक s के साथ एक px को मिक्स कर दिया, एक py को मिक्स कर दिया, एक pz को मिक्स कर दिया, एक dz स्क्वायर को भी मिक्स कर दिया और एक हो गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sp3d2। ये क्या हो जाएगा? sp3d2। सही है। तो कोई अगर कहे कि sp में p कक्षक कौन सा है, तो हम बोलेंगे हम ऐसे नाम नहीं बता सकते, बट कोई भी हो सकता है, px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, pz भी हो सकता है। कोई कहे sp2 में दो p कक्षक कौन कौन से हैं, तो हम बोलेंगे हम नाम नहीं बता सकते, कोई भी दो हो सकते हैं, px py या py pz या pz px, कोई भी दो। अच्छा, कोई अगर बोले sp3 में कौन कौन से p कक्षक हैं, तो भाई 3 p हैं, तो तीनों ही मिक्स हो गए। कोई बोले sp3d में कौन सा d कक्षक है, तो हम बोलेंगे dz स्क्वायर है। ये फिक्स है, ये फिक्स है, p फिक्स नहीं हो पाता, d फिक्स हो गया है। d में 5 होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। परंतु हम हमेशा पीछे से शुरू करते हैं, पहले dz स्क्वायर मिक्स होता है। अगर sp3d2 की बात हो रही है तो dz स्क्वायर के बाद dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिक्स होता है, और अगर इसके बाद sp3d3 की बात करोगे तो उसमें ये दो तो है ही, तीसरा dxy, dyz, dzx में से कोई भी हो सकता है। dxy, dyz, dzx, उन तीनों में से कोई भी हो सकता है। पर हम sp3d3 की ज्यादा बातें करते नहीं है, बट ठीक है, तुम्हें चाहिए तो लिख लो। राइट, ये हो गया sp3d3, तो ये हो गया sp3d, वो sp3d2, वो sp3d3। तो इस तरीके से आपके संकरित कक्षक बने। तो अब से मैं ये नाम नहीं लूंगा कि देखो, अभी तक मैं क्या कहता था, जिन बच्चों को शुद्ध कक्षक का कंफ्यूजन था, अभी तक मैं क्या कहता था, आप ध्यान से देखो, मैं ये कहता था कि जैसे CH4 है तो कार्बन के 2s के साथ हाइड्रोजन का 1s मिक्स हुआ, कार्बन के 2p के साथ हाइड्रोजन के 1s मिक्स हुए, तो मैं कक्षकों के डायरेक्ट नाम लेता था। जैसे मैंने यहां बोला आपको, SO2 में सल्फर के 3p के साथ ऑक्सीजन के 2p मिक्स हुए, सल्फर के 3p के साथ, सल्फर के 3d के साथ ऑक्सीजन का 2p मिक्स हुआ, तो मैं कक्षकों के नाम ले रहा था, वो शुद्ध कक्षक थे। अब से मैं क्या नाम लिया करूंगा, ये कि sp कक्षक है, sp2 है, sp3 है, sp3d है, sp3d2 है, sp3d3 है। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं दिखने में, हम इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देखो, जब एक s कक्षक को, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा था ना ये जुगाड़ है, ये उन लोगों ने अपने दिमाग से बनाया, इसका लॉजिक नहीं कि ऐसा क्यों बनाया, उन्होंने कहा ये ऐसा ही है, इसे मानो। जैसे कि अगर एक s कक्षक को एक p कक्षक के साथ में मिलाया जाए, तो उन्होंने बोला ये दोनों संकरित होके क्या बनाएंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे। देखो ध्यान से, उन्होंने बोला ये है sp कक्षक, sp संकरित कक्षक, एक साइड बहुत बड़ी, एक साइड छोटी सी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ये जो बड़ी वाली साइड होती है ये बंध निर्माण में काम आती है, दूसरी वाली साइड ऐसे ही है, दूसरी वाली साइड ऐसे ही है। बड़ी वाली साइड बंध निर्माण में काम आती है, ये वाली साइड ऐसे ही है। यह है sp संकरित कक्षक। ओके, बढ़िया। अगर मैंने बोला एक s के साथ में एक p मिक्स हो रहा है तो टोटल 2 कक्षक बनने चाहिए, तो एक sp ऐसा होगा, एक और ऐसा होगा, तो हम बोलेंगे ये कुछ ऐसा होगा दिखने में, ऐसा होगा। और यहां बंद कोण होगा 180 डिग्री, यहां बंद कोण क्या होगा, 180 डिग्री। जितने कक्षक मिक्स होते हैं ना, उतने ही टोटल संख्या होती है। एक s एक p के साथ मिक्स हुआ तो टोटल कितने मिक्स हुए, 2, तो बनेंगे भी 2, और उन दोनों में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट हां ये है। अच्छा, अगर मैंने बोला एक s के साथ
दो पी मिक्स होने वाले हैं, तो एक होगा पी एक्स, एक होगा पी वाई, है ना। ये है पी एक्स, ये है पी वाई, ये है एस। तो एक एस के साथ एक पी एक्स मिक्स हो गया, एक पी वाई मिक्स हो गया, तो ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, एस पी टू। ये दोनों तीनों मिलके क्या बनाएंगे, एस पी टू, क्योंकि दो पी है एक एस है। तो ये दिखने में कैसा होगा, थोड़ा सा फुलावटी कम होगा ये, और ये ऐसा होगा, मतलब थोड़ा बेटर बना देते हैं। वो जैसे बिल्कुल ही एक साइड से फूला हुआ है, ये थोड़ा सा बेटर होगा, और ये होगा ऐसे, ठीक है। दिस इज sp2। ये हो गया sp2 का संकरित कक्षक। ये वाली जो साइड है ये बंध निर्माण में काम आएगी, है ना। अगर ये वाली साइड बंध निर्माण में काम आएगी तो हम बोलेंगे एक एस के साथ दो पी मिल रहे हैं, तो टोटल कितने बनेंगे, तीन बनेंगे। तो वो जो तीन है वो ऐसा देखा जाता है, उन्होंने हमें बताया कि वो तीन आपस में कैसे अरेंज्ड होते हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे। ऐसे ये तीन जो हैं वो एक दूसरे से ऐसे 120 डिग्री पे होते हैं, राइट। ठीक है, एक साइड बड़ी एक साइड छोटी। अच्छा, अगर हम बात करें आगे, अगला केस, अगला केस क्या होता है, एक एस है, एक साइड है ये, एक साइड है ये, एक साइड है ये, पी एक्स पी वाई पी जेड। अगर तीनों मिल जाएंगे तो ये बनेगा ऐसा। आप देखो इससे भी थोड़ा पतला। तो जैसे जैसे आप नीचे आते हो ये वाली साइड थोड़ी पतली होती जाती है ना। ये हो गया sp3 संकरित कक्षक। और ये क्या हो गए, एक एस कितने पी के साथ मिला है, तीन पी के साथ। तो टोटल कितने हैं, चार। एक एस कितने पी के साथ मिला है, तीन पी के साथ। तो टोटल कितने हैं, चार। अगर टोटल है चार तो हम बोलेंगे ये चारों एक दूसरे को कैसे अरेंज करके रखते हैं, ऐसे। है ना, ये चारों। और हम बोलते हैं ये एंगल है 109.5 डिग्री। तो ये भी सेम और ये भी सेम, ठीक है, sp3। ओके, तो ये ऐसे होते हैं बेसिकली। अगर मैं इनमें फेज साइन भी मिला दूं तो हम बोलते हैं ये प्लस है, ये प्लस और माइनस होता है तो ये बॉन्ड बनाते हैं, तो ये प्लस और माइनस, तो प्लस वाली साइड से बॉन्ड बनता है। ठीक है, हमने ऐसे ही बोला इधर इधर आगे जाके, तो इस तरीके से हमारे कक्षक आपस में अरेंज हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे बाहर वाले हाइड्रोजन का 1s आके, बाहर वाले हाइड्रोजन का 1s आके कोई भी जुड़ सकता है। अब ये आपस में ऐसे मिश्रित होते कैसे हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। ये आपस में कैसे मिश्रित होते हैं उसकी भी बात कर लेंगे। बट हां, यहां तक की कहानी पहले मुझे बताओ, समझ में आई क्या? यहां तक की कहानी पहले मुझे बताओ, समझ में आई क्या? sp sp2 sp3 कैसे बना, ये बात क्लियर हुई क्या? यस साहब, जल्दी बताइए, यहां तक की कहानी कैसे हुई, समझ में आई क्या? sp sp2 sp3 कैसे बना? हां जी, समझ में आया क्या? अरे बेटा अभी कैसे, अभी तो 10 मिनट है यार, इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। एक दिन छोड़ दिया था, रोज रोज थोड़ी हो सकता है काम। यस, हाँ जी, हाँ भाई, यस।
डन है? तो आइए भाई बात करें, आइए बात करें। सुनना ध्यान से, हम बनाते हैं सारे संकरण के बारे में एक प्रॉपर टेबल। हम बनाते हैं सारे संकरणों की एक प्रॉपर टेबल। कैसी टेबल, क्या टेबल? देखो ध्यान से, हमने बोला यहां हमने लिखा संकरण, यहां हमने लिखा संकरण, ठीक है। हर संकरण की होती है एक ज्यामिति, ये मैंने संकरण लिखा। हर संकरण की होती है एक ज्यामिति, और हर ज्यामिति का होता है बेटा एक बंद कोण। हर ज्यामिति का होता है एक बंद कोण। बात को ध्यान से समझिएगा, हमने बोला हर संकरण की एक ज्यामिति होती है, हर ज्यामिति का एक बंद कोण होता है। तो हम क्या बोलेंगे, ये कुछ ऐसा होगा, देखना ध्यान से। पहला है एसपी संकरण। एसपी संकरण की ज्यामिति होती है रैखिक। एसपी संकरण की ज्यामिति क्या होती है? रैखिक। रैखिक बोले तो कुछ ऐसी कि ये बीच में एक परमाणु है और इस तरीके से है, और बंद कोण हो गया 180 डिग्री। बंद कोण क्या हो गया? 180 डिग्री। बीच का डॉट बता रहा है एक परमाणु है, एक परमाणु इधर, एक परमाणु इधर, और बंद कोण है 180 डिग्री। अच्छा, अगर मैंने बोला sp2, अगला संकरण, अगला संकरण है sp2, ज्यामिति होती है त्रिकोणीय समतलीय। ज्यामिति होती है त्रिकोणीय समतलीय। हम बोलेंगे ये आपका परमाणु है, तीनों साइड आपके बॉन्ड्स हैं, एंगल होता है 120 डिग्री। एंगल होता है 120 डिग्री। ओके, ये हमारी रैखिक ज्यामिति है, ये हमारी त्रिकोणीय समतलीय है। अगला देखो sp3। अगर मैं sp3 की बात करता हूं तो sp3 है मेरा चतुष्फलकीय। sp3 क्या है? चतुष्फलकीय। कैसा होता है? ये आपका केंद्रीय परमाणु है, ये आपके 4 बॉन्ड्स हैं, है ना। ये बीच वाला केंद्रीय परमाणु है, ये 4 बॉन्ड्स हैं, और यहां ये जो एंगल होता है ये होता है 109.5 डिग्री। प्लीज ध्यान से देखें, ये मैंने आपको 3 केसेस बताए, ये मैंने आपको 3 केसेस बताए। हम चलते हैं आगे, हम चलते हैं आगे, सुनना ध्यान से। आगे अगले केसेस क्या है? संकरण, संकरण हो गया। अगला है ज्यामिति, और अगला केस है बंद कोण। संकरण, ज्यामिति, बंद कोण। अगर हम आगे की बात करें तो sp3 के बाद अगला है sp3d। अगला है sp3d। अगर sp3d की बात करते हैं तो ज्यामिति हो गई त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय नहीं, वो तो sp2 होता है, त्रिकोणीय बाय पिरामिडी। इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का टीबीपी। हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीबीपी। कैसा होता है दिखने में? ऐसा होता है। ये आपका केंद्रीय परमाणु है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ठीक है। ये केंद्रीय परमाणु है, 3 बॉन्ड्स तो ये हो गए, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से 5 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर आप यहां बंद कोण देखेंगे तो बेटा देखो, इस सीधे वाले में तो ये तो 180 डिग्री दिख रहा होगा आपको,
ऐसे ये जो त्रिकोण बन रहा है इसमें ये 120 दिख रहे होंगे आपको, और ऐसे ही ये 90 डिग्री है। तो ऐसे 3 तरीके के बंद कोण यहां पे दिखाई देते हैं sp3d में। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं sp3d2 की, अगर मैं आपसे बात करता हूं sp3d2, तुम ये देखो, ये मैंने कैसे नाम लिए, ये है ना त्रिकोणीय समतलीय, ये है चतुष्फलकीय, वो है रैखिक, है ना। ओके, अगर आप ध्यान से देखें sp3d2 तो इसकी ज्यामिति होगी अष्टफलकीय, इसकी ज्यामिति होगी अष्टफलकीय। अष्टफलकीय कैसा होता है, ये आपका केंद्रीय परमाणु है, ये आपके 4 परमाणु, 5वां छठा, मतलब एक ऊपर एक नीचे और 4 ऐसे 4 कोनों में। तो हम बोलेंगे यहां पे 90 डिग्री एंगल होता है और 180 डिग्री एंगल होता है। ये एंगल 180 है और ये हर किसी के बीच में ये सारे एंगल ये कितने कितने हैं भाई, 90। ठीक है, ये है 90। sp3d3 की हम बात नहीं करते, ये हमारे सारे स्टैंडर्ड संकरण हैं जो हमारे कोर्स में है। निकालते कैसे है संकरण वो मैं आपको सिखाऊंगा, पर यहां तक पहले नोट करें, ध्यान से देखें, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। यस, हाँ जी, हाँ भाई, हाँ जी, हाँ जी, डन है, बढ़िया है। ओके, अगर यहां तक समझ में आता है, sp3d2 में 8 फलक कहां दिख रहे हैं, अच्छा मैं समझाता हूं, रुकना ध्यान से। ये देखो भाई, देखो ये sp3d2, ध्यान से देखो, ये हमने बोला ये बीच में केंद्रीय परमाणु है, ये एक तल है मेरे पास, ठीक है। तो बेटा बीच में केंद्रीय परमाणु है, इस फोन के चारों कोनों पे मान लो एक एक परमाणु है, चारों कोनों पे मैंने क्या बोला, एक एक परमाणु है, एक परमाणु ऊपर और एक परमाणु नीचे, तो टोटल कितने हो गए, 6। बीच में है आपका एक परमाणु, 4 परमाणु इधर 4 कोनों पे, एक परमाणु ऊपर एक परमाणु नीचे, इस तरीके से आपके 6 बॉन्ड बन जाएंगे। सही है क्या, डन है। DSP2 अभी आपके कोर्स में नहीं होगा, अभी नहीं होगा, वो जब हम 12वीं का टॉपिक पढ़ेंगे ना, है ना, हम जब 12वीं का टॉपिक करेंगे ना, कौन सा, उपसह संयोजन यौगिक, तब सीखेंगे, तब सीखेंगे। ठीक है जी, पक्का है ना। sp3d3 थोड़ा टिपिकल होता है, अभी आपके लिए जरूरी बिल्कुल नहीं है। ओके, जब प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे। ओके जी, डन है। चलो, अब इनसे संकरण निकलता कैसे है, उसे अप्लाई कैसे करते हैं, ये सारी बातें भी करनी है, पर वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आप लोग होमवर्क क्वेश्चन प्लस नोट्स रिवाइज जरूर करके आइएगा। थोड़ा थोड़ा चीजों का लेवल अब बढ़ता जा रहा है। हमेशा मैं बार बार बोलूंगा, हर लेक्चर में चीज आसान नहीं हो सकती। तुम सोचो कि चीज आसान ही हो जाएगी, इजी लेक्चर चलेगा, देखो यार, हर चीज आसान नहीं हो सकती। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट्स का लेवल अब बढ़ रहा है, हम चीजों में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा बढ़िया चीजों की तरफ जा रहे हैं, तो क्लास में फोकस भी थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। क्लास में फोकस भी थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, तो ध्यान से बने रहिए क्लास में, चीजों को समझते जाइए और हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर। आईफोन दिखा दो, आईफोन में क्या देखोगे भाई, आईफोन नॉर्मल फोन ऐसा ही है, कोई नया मॉडल नहीं है, पहले से लिया हुआ है। नया मॉडल जब लेंगे, जब शो ऑफ करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।